हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जिससे आप एक बहुत इफेक्टिवली नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है मैं इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स के बारे में जानेंगे, स्पेशली सेल्फ नोट्स, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल में जो है टीचर्स हमें नोट्स लिखवाते हैं या कोचिंग वगैरह पे भी हमें नोट्स लिखवाया जाता है और हमें ऐसा लगता है कि वो नोट्स पढ़ के जो है हम अपना एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है। बेसिकली जो टॉपर्स होते हैं वो अपना नोट्स खुद बनाते हैं और खुद के जो नोट्स होते हैं वो बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि इसी बहाने आप बुक पढ़ेंगे, तो अगर आप बुक पढ़ोगे तो आप हर एक चीज को जान पाओगे, है ना। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी जो है नोट्स अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के। बच्चे उन्हें डाउनलोड करते हैं, उन्हें लगता है कि उतना पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए इस चैप्टर के, अब हमारा काम हो जाएगा। बट शायद उस ऑनलाइन नोट्स या जहां से भी आपने नोट्स लिखा है किसी और से कॉपी करके, शायद हो सकता है कि उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स, सिंपल इजी पॉइंट्स ही छोड़ दिए हों जिनका मतलब आपको नहीं पता है। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो एक तो आप बुक पढ़ो, क्योंकि बुक्स से जो है बहुत, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है एनसीईआरटी बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड यस, एनसीईआरटी बुक से ही नोट्स बनाइएगा आप हमेशा। मैं स्पेशली 9th 10th 11th 12th की बात कर रही हूँ। तो आप एनसीईआरटी बुक को जब आप पढ़ोगे तो एक तो आपकी सबसे अच्छी बेनिफिट ये होगी कि आपने बुक पढ़ा, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, सो रियली में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो भाई मतलब कि एक बार सुन लिया या पढ़ लिया, उससे ज्यादा जो हम लिखते हैं वो ज्यादा समय तक हमारे ब्रेन में रहता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन में याद रहता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के समझ के और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे हो तो इससे जो है एक बहुत अच्छी खासी रिवीजन होगी। प्लस जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके पास, बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, तो आपके लिए उस टाइम पे सारे बुक्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार जो है जल्दी जल्दी उन नोट्स को आपने देख लिया तो आपको बहुत कुछ जो है उससे समझ में आ जाएगा। एक जो है क्विक रिविजन टाइप जो है करने के लिए वो आपका नोट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और मैं तो स्पेशली अपने लिखे हुए नोट्स पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज जब मैं स्कूल टाइम में भी थी तो अगर, या फिर मैंने जब कोचिंग वगैरह किया तो जब मैं एक दिन भी एब्सेंट हो जाती थी तो मैं दूसरों की कॉपीज में से जब वो चीजें लिखती थी तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता था कि ये क्या लिख लिया इसने, है ना। या फिर इनकेस अगर मेरी कॉपी नहीं मिल रही है तो मैं सोचती थी दूसरे की कॉपी से पढ़ लूं, तो मुझे कभी सेम चीज जो एक ही क्लास में बैठ के उसने भी टीचर्स से बोर्ड से लिखा है, मैंने भी बोर्ड से कॉपी करके लिखा है, बट पता नहीं क्यों जब भी मैं दूसरों के नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप, क्योंकि दूसरों ने जो नोट्स बनाया उसने अपने माइंड के तरीके से बनाया, क्या समझना, मैंने क्या समझा उस तरीके से, आपने क्या समझा, ये जो है आप सिर्फ अपने नोट्स में ही देख सकते हैं कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या समझ में नहीं आया। अब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स, अब हम बात करते हैं कि हम किस किस तरह से नोट्स बनाएं। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर लाइक मैं अपनी पर्सनल गलती बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड तो अचानक से मेरे एग्जाम्स आ गए और मैंने क्या किया कि मैंने जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी का एंड स्पेशली दैट चैप्टर एनिमल किंगडम, टफेस्ट चैप्टर है, सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर है 11th क्लास की बात की जाए तो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है। तो मैंने क्या किया, उसको जो है उसको अपने हिसाब से लिखा, एक एक पैराग्राफ, एक एक जो है सारे फाइलम्स का जो है एक एक का करके मैंने लिखा और मैंने उसे बहुत अच्छे से याद किया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो है मैं उसको एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाई उस चैप्टर को। ठीक है। क्यों नहीं लिख पाई, क्योंकि जो मेरा नोट्स बनाने का तरीका था वो बिल्कुल गलत था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से उनके नोट्स को बनाया जाना चाहिए। ठीक है। और अब अगर मुझे वो चैप्टर बोला जाए तो वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है मेरे लिए 2 पेज का काम है। ठीक है। द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का एनिमल किंगडम, लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट। ठीक है। क्योंकि उसमें सारी चीजें सिर्फ याद करने के लिए आपको दी हुई है। उसी का एक छोटा सा रूप है, छोटा बच्चा है उसका 9th क्लास में, जो लोग 10th स्टैंडर्ड में उनको पता ही होगा, जो आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी, याद है उसमें कितने सारे फाइलम्स थे किंगडम के अंदर, तो वो चैप्टर आपको कितना हार्ड लगा था, है ना। तो अब वो चैप्टर उस तरह से आप पढ़ोगे तो वो बहुत हार्ड है ना। लेकिन अगर आप उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ोगे तो वो चैप्टर यूं याद हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जितने भी फाइलम्स के बारे में उसमें जिक्र किया गया है, अगर मैं उस चैप्टर का एग्जांपल दूं तो उस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें रटना ज्यादा होता है, समझना बहुत कम होता है, रट्टा वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो उसमें आप क्या करोगे, आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो।
एक तो उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था कि वो उनकी सेल्स कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह से। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को, आई थिंक मुझे याद है, मेरे जो स्टूडेंट्स है 9th क्लास में जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, मैंने उनको वो टेबुलर फॉर्म में करके दिया था पूरा का पूरा, है ना। तो वो पूरा के पूरे जो भी बुक्स थे, जितने भी 3 4 5 चैप्टर्स थे, उसको मैंने एक टेबल में जो उनको समझा दिया था, एक प्लांट किंगडम का टेबल और एक एनिमल किंगडम का टेबल। तो उसको जो है कंपेयर करके जो है याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरह के जो है जो याद करने वाले चैप्टर्स ही कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको टेबल्स बनाने पड़ते हैं, तो आप टेबुलर फॉर्म में उन्हें पढ़ो। उसके बाद कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ नहीं निकलता है। अगर मैं आपको 9th क्लास का एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल है व्हाई डू वी फॉल इन। 11th क्लास में एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा स्पेशली एनसीईआरटी क्या करता है, एक पॉइंट को घुमा घुमा के जो है 10-15 लाइन में लिखता है, और उसका मतलब सिर्फ एक लाइन में सिंपल निकल जाता है कभी कभी। तो इस तरह के जो मतलब आपके पैराग्राफ्स वगैरह आते हैं, तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ में आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ो और देखो कि इस पूरे पैराग्राफ में, अगर एक पेज का ये पैराग्राफ है, तो उसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई थिंक 3-4 पॉइंट्स होंगे जो उसमें काम के होंगे, जो वो पूरा का पूरा उस पैराग्राफ का, उस पेज का समरी होगा। तो उन पॉइंट्स को आप लिख लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप एक जगह लिख लो। तो इस तरह से भी जो है आप नोट्स बना सकते हो। तीसरा तरीका होता है, क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ते हैं, पैराग्राफ वाइज पढ़ते गए कॉन्सेप्ट वाइज, हमें समझ में आते गए, है ना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से चैप्टर्स को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मॉर्फोलॉजी जो 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी, बट अगेन मैं एग्जाम में जो है उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाई थी। उसका रीजन ये होता है कि हमने उसे पढ़ा किसी और तरीके से है और हमसे क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है उसका आंसर पूछा जा रहा है। तो जब आप पढ़ते हैं, जब आप नोट्स बना रहे हैं या फिर जब आप ऐसे भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रख के पढ़िए कि इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी, आप नेट वगैरह से सर्च भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक डालो, उसके क्वेश्चंस डालो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके सामने वहां पे आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी जो है आप देख सकते हैं कि हाँ, इस पैराग्राफ से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स ही देना है एग्जाम में, तभी जो है आपके जो भी चीजें हैं उसका आपको जो है फल मिल पाएगा, है ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हुए। अब जब मैं कोई भी पैराग्राफ पढ़ती हूँ एज अ टीचर, जब मैं कोई पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ती हूँ कि इससे किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। मैं इसलिए सोचती हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता पाऊं कि ये देखो, इस पैराग्राफ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिकॉज उन्हें तो फिर बोर्ड में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उन्हें कभी नहीं बोला जाएगा फोटोसिंथेसिस पे एक पैराग्राफ लिखो। दिस इज नॉट एन इंग्लिश सब्जेक्ट ना। साइंस में जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसके मीनिंग के रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपके पास आएगा एग्जाम। तो आपको जो है आप दिमाग लगाओ, और स्पेशली अगर आप मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप गूगल से क्वेश्चंस ना सर्च करें। ये एक एग्जाम्पल था कि आप देख सकते हैं कि मतलब ताकि आपको अंदाजा मिले कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, कितने तरह से। बट आप कोशिश कीजिए कि आप खुद समझिए कि हम कैसे पूछा जा सकता है, या फिर आपने अभी तक जितना पढ़ा है अपने स्कूल में, एग्जाम्स तो आप सबने दिए ही होंगे, तो उस बेसिस पे आप देखिए कि हाँ, ये इससे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, इस चैप्टर से, इस पॉइंट से, है ना। या फिर इसको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसकी रिएक्शन पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, है ना। इसको किसी के साथ लिंक करके पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर को अगर आपको देना है तो इस तरह से आप अपना दिमाग चलाइए कि आखिर किस तरह से जो है क्वेश्चंस अराइज होकर आ सकते हैं। उसके बाद मैं जो है आपको यहाँ पे एक और मेथड बताने वाली हूँ नोट्स बनाने का। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये नोट्स बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है अपने नोट्स को 3 पार्ट्स में बनाते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में जब हम नोट बनाएंगे तो जब सबसे पहला पार्ट है वो सबसे बड़ा वाला पार्ट है ना। मान लीजिए कि 3 हिस्से लगाने हैं आपको किसी चीज के, है ना। जो नंबर 1 हिस्सा है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, मान लो 50% है। नंबर 2 हिस्सा जो है वो 40% है, और नंबर 3 जो है वो 10% है ना। और आपको जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मान लो कोई आइसक्रीम आई है आपके घर में, आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो मैं ऐसे करती हूँ, है ना। तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा 50% वो मैं किसको दूंगी, खुद को दूंगी, है ना। और उसके बाद जो 40% वाला हिस्सा है वो किसको मिलेगा, मम्मी को मिलेगा, है ना। और 10% वाला हिस्सा
भैया को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने एक लगा लिया रेशियो। तो आप जो सबसे 50% जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें जो है आप जब नोट्स लिखोगे तो आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मेंशन करोगे। ठीक है, आपको जो है टीचर्स भी बताते रहते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी आजकल बहुत स्टूडेंट्स समझदार भी हो गए, वो प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह भी देखते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वो नंबर 1 वाले पॉइंट्स में लिख लोगे। जो नंबर 2 वाला पार्ट होगा ना, उस पे आप जो है ओवरऑल समरी लिखना, पूरे चैप्टर से आपको क्या क्या समझ में आया। अब जरूरी नहीं है कि उसको आप 10 लाइन में एक्सप्लेन करके लिखो, नो, आप जो है उसको सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सिर्फ अब कहने का मतलब है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स क्यों बना रहे हो, ताकि एग्जाम टाइम में आप इजीली उसको रिवीजन कर पाओ। तो अगर आपने बुक से लंबे पैराग्राफ्स लिख दिए है तो फिर बुक ही ज्यादा बेटर रिवाइज करने के लिए ना, टाइम बचाने के लिए हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बच जाए, बुक्स की वो लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने से जो है हम बच जाए। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्रोमोसोम्स के बारे में नोट्स बनाना है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पे नोट्स बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप पूरा लिखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज दिस, नहीं, आप लिखो हार्ट के जो है आसपास जो है इस तरह से। अगर मैं बताऊं, वेट अ सेकेंड, यस, तो अगर आपको मान लो आपको पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ कि आप 1 पेज में जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे समझ सकते हो। तो आप बीच में जो है बड़ा सा हार्ट लिख दो, सॉरी ए छूट गया था मेरा, ठीक है, हार्ट लिख दिया। अभी यहाँ पे जो ऊपर हार्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दो, फिस्ट साइज है ना, पंपिंग ऑर्गन इस तरह से है ना, 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद और भी जो फीचर्स है ना, मस्कुलर है ना, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, इस तरह से आपने ऊपर फीचर्स लिख दिए। अब हार्ट में ब्लड कब कैसे कहाँ जाता है, तो आप उधर जो है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, नंबर 1 जो है ब्लड कैपिलरीज में से वेन में जाता है, और CO2 रिच ब्लड है ना, लिख दो फ्रॉम कैपिलरी टू वेन, CO2 रिच ब्लड। उसके बाद वेन से जो है वो राइट आर्टरिया में आता है ना, तो लिख दो यहाँ पे राइट ऑरिकल, CO2 रिच ब्लड वहां से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, CO2 रिच ब्लड नीचे इस तरह से जो है पॉइंट्स वाइज छोटा करके जो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पूरा जो है सेंटेंस लिखो, सेंटेंस आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एक छोटी सी रिविजन चाहिए उस चीज की। ठीक है, तो आप ये एक तरीका अपना सकते हो, उस तरह का फ्लो चार्ट बना के जो है आप बहुत इजिली जो है वो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस टॉपिक्स का जो है आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसे देखने में, जिसको आप रिवाइज करने में आई थिंक सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको। झट से एक पेज में पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया। यस, नेक्स्ट जो आपका ट्रिक है वो ये है कि आप जो है 2 अलग पार्ट्स में आप नोट्स बनाया कीजिए। दैट इज हर चैप्टर में होते हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हें आप अलग से नोट्स में बनाओ, और कुछ होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें आप अलग से नोट्स बनाओ। या फिर ये कह लो कि कुछ हार्ड टॉपिक्स होती हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, और कुछ बहुत ही इजी टॉपिक्स भी होते हैं। तो आप दोनों को सेपरेटली नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन करते टाइम हो सकता है कि जो इजी वाले टॉपिक्स हैं वो आपको एक या 2 बार में अपने डिवाइस के आपको समझ में आ गया। जो हार्ड वाले टॉपिक्स हैं उनको आप क्या करो, उनको आप जब रिवाइज करो तो उनको ऐसे देखो मत कि क्या क्या लिखा है, नहीं, जो हार्ड वाले टॉपिक्स उनको आप ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस की फॉर्म में जो है उनको आंसर करने की कोशिश करो। आप उसको जो है बुक बंद करके, अपना नोट्स बंद करके याद करने की कोशिश करो कि हाँ इसका क्या होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ताकि आपके ब्रेन पे थोड़ा सा जोर पड़े, और उसको हो सके तो 3 4 5 बार आप रिवाइज करो, है ना। क्योंकि अगर आप बुक से पूरा पढ़ोगे तो बार बार बुक्स पढ़ते जाओगे, या फिर जो है ऐसे अपने सिंपल जो है सारे चीजों को मिक्स करके नोट्स बनाया है, तो हो सकता है कि आपको इजी वाले टॉपिक्स भी बार बार पढ़ने पड़े, जो आपको 1 या 2 बार पढ़ने से भी रिवाइज हो सकते हैं, है ना, जिन पे आपको ज्यादा प्रेशर अपने ब्रेन को देने की जरूरत नहीं होती है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैं यूज किया करती थी, ठीक है, और मैंने इसको नाम भी दिया, बहुत अच्छा सा नाम दिया, वॉल नोट्स। ठीक है, दीवार पे नोट्स, ये जो है बहुत ही अमेजिंग तरीका है पढ़ने का। स्पेशली मैं तो बहुत एंजॉय करती थी, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, हम एक जगह बैठते हैं, मान लो आप एक जगह, आपका जो भी स्टडी टेबल वगैरह एक जगह आप बैठ के पढ़ते हो, सो वी गेट बोर्ड, है ना, और ऐसे पढ़ने से कंधे दुख जाते हैं, है ना, यहाँ पे जो है आपका नेक लाइन पे बैक पेन होने शुरू हो जाता है, आपके जो है पैर में, जो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है अगर आप 4 5 10 घंटे इस तरह से बैठ जाओगे तो। ठीक है, या फिर मन भी नहीं करता हमेशा अब हर चीज पढ़ने के लिए जो है पूरी बुक्स कॉपी सब खोलो, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सो क्या होता है, मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, जब मैं थी, आई थिंक मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में थी, यस मैं 12th स्टैंडर्ड में गई थी। सो मेरे एक सर ने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी।
ही सेड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस टाइम मुझे पढ़ना था और उसमें जो बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, मतलब देयर आर आई थिंक 300 रिएक्शंस, उससे ज्यादा रिएक्शंस होंगे, नेम रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस ही है। ठीक है, जैसे अभी भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स में है, जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो केमिस्ट्री का, फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के हैं 10th क्लास में, है ना, उनमें सिर्फ रिएक्शंस आपको बहुत सारी पढ़नी है, डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शंस पढ़ना है। जैसे मेटलर्जी वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है हॉल्स प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में देयर आर 10-12 नेम रिएक्शंस जो है, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, इस तरह से, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होता है, या फिर जैसे कि मैंने भी आपको ये जो बताया हर्ट वाला, आप फ्लो चार्ट बना लो इस तरह का, तो मैं क्या करती थी, मैं इनको जो है ना एक पेजेस पे लिखती थी, अच्छा सा सुंदर सुंदर पेज पे लिखती थी, और जहां मैं सोती थी अपने बेड के चारों तरफ ना मैंने पेस्ट कर लिया था उसको, अपने सर की तरफ, इधर अलग अलग। मैंने फिजिक्स वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो, जो भी फॉर्मुलाज वगैरह होते हैं, मैथ्स के लिए बहुत ही सुपर ट्रिक है। पूरे जितने भी फॉर्मुलाज हैं, आपको फॉर्मुला जैसे याद नहीं करने होते ना, एक जगह उसको अच्छे से लिखो चैप्टर वाइज, और मैंने जो है पूरा अपने चारों तरफ लगा दिया था। ठीक है, अब ऐसा होता था कि जब मैं सोने जाती थी तो मैं अपने सर के जो मतलब तकिए के साइड, पिलो साइड जो होता था दीवार में, उसको देख लेती थी कि हाँ ये चीजें, एक बार जो है ना पूरा ऊपर से नीचे मैंने 10-20 पेज लगा रखे थे, पूरा ऊपर से नीचे मैं एक बार पढ़ देती थी उसको, अच्छा एक बार ये रिविजन हो गया, है ना। सुबह उठती थी तो मैं एक बार जो है अपने लेफ्ट वॉल पे देखती थी, अच्छा फिजिक्स का सारा फॉर्मूला जो है मैंने एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, ऐसा होता था। उसके बाद जो है मान लो आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, ब्रश करते करते जो है मैं थोड़ा बहुत देख लिया करती थी। ठीक है, तो एक मतलब 10-15 पेज उस टाइम रिवीजन हो जाता था। जहां पे मैं आयरन करती थी, मैंने वहां भी सामने नोट्स लगा रखे थे, तो अगर मुझे कपड़े वगैरह आयरन करने होते थे तो मैं साथ साथ पढ़ती भी रहती थी। सो ये जो वॉल नोट्स वाला तरीका ना बहुत ही औसम है ना, घूम घूम के पढ़ो, पूरे घर में, पूरे रूम में घूम घूम के पढ़ो। ठीक है, अच्छा लगता है। और मान लो कि आपको फिर कहीं बुक्स, कॉपीज, नोट्स पलटना नहीं पड़ता है बहुत सारा, नोट्स पे तो बहुत सारा हो जाता है ना, कहाँ पे क्या मेरे फॉर्मूलाज का इधर से उधर, तो आप फॉर्मूलाज वगैरह को या जो है रिएक्शंस वगैरह को अलग से जो है, बहुत सारे 9th-10th में स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कंपाउंड्स के नेम अच्छे से नहीं याद हुए होते, तो उनके कंपाउंड्स, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उन सबको लिख के आप पेज पे इस तरह से जो है अपने वॉल्स के आसपास पेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरीका है ये, है ना। ये 3-4-5 बार जो कभी कभी आपको बुक्स खोलने का मन नहीं करता है, ऐसे बैठे बैठे भी जो है आप सामने देखो वॉल पे, आपको चीजें दिख रही है ना, रिवीजन हो रहा है एक तरह से कहीं से भी, तो ये दिस इज मेरा तो ये सबसे मतलब अभी तक मैंने ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, कि ये वाला जो तरीका है, वॉल नोट्स वाला जो तरीका है, फंडा सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी अपनी जगह सही है ना, फ्लो चार्ट्स बनाओ, टेबुलर फॉर्म बनाओ। हाँ, टेबुलर फॉर्म के लिए भी जो है आप वॉल नोट्स बहुत इजीली है, पूरा जो किंगडम है, जितने भी किंगडम्स हैं, उन सबका टेबुलर फॉर्म जो है आप बना के उसको पेस्ट कर दो। सो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी आपके 9th क्लास का टॉपिक है, उसका जो है मैंने एक टेबुलर फॉर्म बना के रखा है। अपने कुछ स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया भी था पिछले 1-2 सालों में, तो वो तो मैं आपको बहुत जल्द अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे जो है मैं उसको पोस्ट करने वाली हूँ। 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एक बहुत बड़ा भूत है, डर है, तो मैं उनके लिए भी मैं उस प्रोसेस में लगी हुई हूँ कि उस चैप्टर को भी जो है मैं टेबुलर फॉर्म में लिख के आपको बहुत जल्दी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट कर दूं। सो उसके लिए आप मुझे जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स देसी गर्ल, फेसबुक भी मैं इसी आईडी से चलाती हूँ, सो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है आपको मोटिवेशनल टिप्स वगैरह जो है, या फिर इस तरह के नोट्स वगैरह जो है, मैं वहां पे पोस्ट करना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।